महज 4 दिन के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार भारत पर अपना प्यार बरसाया है। 6 सितंबर को कहते हैं भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं। महज 4 दिन बाद 10 सितंबर को एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि भारत और अमेरिका आपसी कारोबार की दिक्कतों को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी और अगले कुछ हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। जी हां, ये वही ट्रंप हैं जो इन बयानों से ठीक 24 घंटे पहले कहते थे कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। ये वही ट्रंप हैं जो भारत को डेड इकोनॉमी और टैरिफ किंग तक कह चुके हैं। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होकर रहेगी? और भारत को ऐसे माहौल में कितना सतर्क रहने की जरूरत है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत से ट्रेड डील पर कड़े तेवर दिखाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नर्म होते दिख रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर अपने ताज़ा पोस्ट में ट्रंप ने ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ाने की बात कही है। अपने बयान में ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील के प्लान की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार में परेशानियों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत ही अच्छा संबंध है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है जो हम कह सकते हैं, जो कि हाउडी मोदी के टाइम से आ रही है। और ये आज हम देख रहे हैं कि ये रिश्ता हमारे द्विपक्षीय रिश्ता पे भी असर, मतलब सकारात्मक दिशा से असर पड़ रहा है और ये हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर भारत और यूएस को घनिष्ठ और स्वाभाविक साझेदार बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि कारोबार पर बातचीत से असीम संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। हमारी टीमें बातचीत को जल्द नतीजों तक पहुंचाने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों ही देश अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। A tweet here and a tweet there is not enough. I think one will have to see a lot of substantive, sustained effort, not just at the level of the heads of government, but also the level of many other people who are very important to negotiations. पिछले एक हफ्ते के अंदर ट्रंप ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, उससे भारत और अमेरिका में ट्रेड को लेकर बातचीत पटरी पर आती दिख रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप के रुख में बदलाव को कैसे देखा जाए, क्योंकि पहले भी ट्रंप भारत के साथ सबसे पहले डील की बात करते रहे हैं, लेकिन हुआ उल्टा। अभी हाल में ट्रंप प्रशासन के कुछ बड़े अफसरों ने रूस से भारत के तेल खरीदने की नीति की जिस तरह से आलोचना की, उससे अंदेशा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप के इन बयानों से लग रहा है कि अब वो भारत के साथ पैचअप के मूड में है। तो क्या ये भारत जैसे बड़े बाजार के खोने का डर है, या फिर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं कुछ ही देर में जुड़ेंगी पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, पूर्व आईएएस हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं थॉमस मैथ्यू साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ए.के. भट्टाचार्य सर, फियो जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ अजय सहाय साहब हैं, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हैं। शुरुआत में थॉमस मैथ्यू साहब आपसे करना चाहूँगा कि पहले दिन 4 दिन पहले जो बयान आया और उसके बाद अब जो बयान आया, पहले दिन ऐसा लगा कि चलिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उसके जवाब उन्होंने बोल दिया। लेकिन इस बार जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट किया वो बिल्कुल सोच समझ के पोस्ट किया होगा। क्या हुआ आखिर इस पिछले 5 दिन में जो हृदय परिवर्तन हो गया उनका?
Thank you, Lakshman. Thank you for having me. One thing you have to understand about Trump, there was an article written in Time magazine. They said Trump's basic character is unpredictability. And the article says that this is a deliberate strategy to make both foe and allies uncertain as to what he's going to say or do. To me, this is a deliberate strategy. We should not read too much into it. I believe that finally India and the US will come to a trade agreement. He is only trying to extract the maximum from India. And I think the present government has taken a tough stand and a good stand. I think we should continue with this. This is my opinion. इसमें एक चीज़ आपने कहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीना सिकरी मैम अगर जुड़ गई हूँ हमारे साथ तो उनसे मेरी बात कराई गया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि एक सोच समझ के दिया गया ये बयान या फिर या ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट है, ये सोच समझ के बयान देने के पीछे मकसद क्या रहा होगा? एक वजह क्या ये हो सकती है कि उन्होंने पहले टफ स्टांस दिखाया, उनको लगा शायद इंडिया यहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज़ करेगा, लेकिन इंडिया ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो अब जाकर उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं, अब हमें लगता है कि उस रास्ते से बात बनेगी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल रिस्पांस जो है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पे बेस्ड है। हमने बिल्कुल कामली और कलेक्टिवली कहा है कि हमारे क्या रेड लाइंस हैं, और हमने ये उन्हें बता दिया कि ट्रेड और टैरिफ में हमारी रेड लाइंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ऑफ फिशरमैन, ऑफ द डेयरी प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ये सब हमने ठीक तरह से समझा दिया और उनको ठीक से ये लगा कि हम इस पे अटल रहेंगे, इस पे हम हिलेंगे नहीं। तो दूसरी बात जो है, हमने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कही, गलत बात नहीं कही, बिल्कुल बात कही ही नहीं, चुपचाप से हमारे नेगोशिएशन चलते रहे और हमने कहा कि ये हमारे बॉटम लाइन है। मुझे लगता है कि इस बीच जो है बहुत इनके सलाहकार जो हैं अमेरिका में, इनके सलाहकार हैं, और बिल्कुल जो वाइडर अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन जो है, एक्सपर्ट्स, फाइनेंसियर्स, इवन द IT पीपल, सारे IT कंपनीज के हेड जो हैं, उनकी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बयान आ रहे थे कि देखिए, भारत हमारे लिए एक अमूल्य देश है और हम भारत के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है बढ़ाना चाहते हैं, और अमेरिका का इंटरेस्ट इसी में है कि वो भारत से पार्टनरशिप बढ़ाएं। और दूसरी बात जो जिसपे प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ रहा था, वो जो हम रूस से तेल खरीद रहे थे, उसमें भी हमने कहा कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, और अगर हम रूस से तेल खरीदना चाहेंगे, हमने ये भी कहा उनसे कि सबसे पहले आप ही कहा, अमेरिकन सरकार ने कहा था हमें कि आप रूस से तेल खरीदे ताकि विश्व में जो तेल की कीमतें हैं वो ठीक लेवल पे रहे और ज्यादा ना बढ़े। इसलिए हमने ये बात शुरू की थी और अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देशवासियों के लिए ठीक है, उनको जो तेल की प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक दाम में मिल रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल, और उनके जो सलाहकार थे पीटर नवारो, और इवन वो स्टेट वो जो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी हैं, उन्होंने भी बड़े अनशंट लफ्ज के, बड़े गलत चीज कही भारत के लिए, और हम बिल्कुल इन बातों में भी ना आए, बिल्कुल चुप रहे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि इससे लगता है कि जो सलाहकार प्रेसिडेंट ट्रम्प के हैं और जो भारत का रवैया बिल्कुल काम और कलेक्टेड का, हमने सिर्फ ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अनफेयर है, अनरीजनेबल है और अनजस्टिफाइड है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो वाकई आप भारत पे क्यों ऐसा पेनल्टी टैरिफ लगा रहे हैं। चीन जो है भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, उसको तो बिल्कुल कोई पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाई है। जो यूरोपियन यूनियन है वो खरीदते हैं, टर्की खरीदता है, टर्की इज अ नेटो मेंबर, और अमेरिका की ट्रेड जो रशिया के साथ है वो तो बढ़ोतरी में है। और प्रेसिडेंट पुतिन जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, उन्होंने वहां पे बयान दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद रशिया और यूएसए के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ती जा रही है। 20% उन्होंने उस वक्त कहा था कि बढ़ गई है, और अब तो और भी बढ़ गई है। तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत साबित हो रहे थे, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेरे ख्याल ये कहा कि अब देखिए, अब हम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की और कहा कि उनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ वही बिल्कुल हमारा काम और कूल और
रैपिड रिस्पॉन्स रहेगा। और हम देखेंगे कि आगे अब ये बात चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बातचीत होगी, नंबर 1, और वो ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रहे हैं उनमें जरा जल्दी जल्दी से वो ट्रेड डील सितंबर का महीने का था, वो सितंबर अक्टूबर का डेडलाइन जो था उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो हमारे है, हम बिल्कुल वही पोजीशन पे है जहां पे हम पहले थे, ना तो हम कुछ इससे ज्यादा उम्मीद वही रखते पोजीशन हैं। पे हैं जहां पे हम, हाँ, हालांकि यही वजह है कि आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारत की प्रतिक्रिया ये इस ट्रंप के बयान, ट्रंप के सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसका, वो भी बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया आई। उस पर मैं आगे चलकर चर्चा भी करूंगा। लेकिन अभिजीत दास साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट हैं। अभिजीत दास साहब, पहले तो बयान था उसमें स्ट्रेटेजिक रिश्ते की बात की गई थी, 4 दिन पहले का बयान जो था। अब ये बयान ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है, तो क्या माना जाए कि अब ट्रेड को लेकर के जो नेगोशिएशन फिर से शुरू हो रहा है या बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे बातचीत शुरू कहाँ से होगी? जहाँ हमने छोड़ा था, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे, वहाँ जाएंगे, या फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे देने के लिए और कुछ बचा है जो नहीं ऑफर कर पाए हो पहले? ये तो मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा कि हम लोगों ने क्या ऑफर किया और अब क्या ऑफर देना बाकी है। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से भारत अडिग रहा, रेजोल्यूट रहा, ये एक बहुत ही एनकरेजिंग संदेश अपने तरफ से अमेरिका को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये जो बातचीत है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये केवल टैरिफ की बातचीत नहीं है। टैरिफ के अलावा और कई मुद्दे हैं, जैसे हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा है, जिसका जुड़ाव बिल्कुल एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन के साथ है, या हमारी डिजिटल फ्यूचर की बात है, डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल टैक्स लगाने की बात है। तो हमें इन सब एरियाज में भी सतर्क रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियरली कहा है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने किसानों के हित के साथ या मछुआरों के हित के साथ। लेकिन हमें अपनी बात बाकी क्षेत्रों में जो टैरिफ से रिलेटेड नहीं है वहां पर भी जोर से कहनी होगी। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टैरिफ के अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। लेकिन ये मुद्दे कम इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि टैरिफ के अलावा जो मुद्दे हैं, जिनका मैंने 2 मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उन सब पे किस तरह से निगोशिएशंस आगे बढ़ता है। यह उम्मीद रखी जा सकती है कि हम लोग अडिग रहेंगे, रेजोल्यूट रहेंगे, और यदि ऐसा चला तब उम्मीद कर सकते हैं कि एक बैलेंस्ड आउटकम आएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि एक बैलेंस आउटकम आएगा। अजय साहे साहब, आप लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस तो ली होगी कि नहीं, अभी भी डर है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने राहत की सांस, देखिए अभी किस कारण से उनका ये चेंज हुआ है, नोबडी नोज। लोग गेसिंग वर्क हो रहा है। एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि फेडरल कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का राइट कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट सेक्शन 232 में टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, जिसको 14 अक्टूबर तक उन्होंने अपील करने का परमिशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील एडमिट कर ली है। तो एक वो जो लीगल प्रोसेस है वो भी उनको होता है मिस्टर ट्रम्प को सॉफन कर रहा हो, बिकॉज ये अपील अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर रहा हो, कल सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के ऑर्डर को वो अपहेल्ड करता है, तो जितना टैरिफ किया भी गया है, जो कलेक्ट भी हुआ है, वो अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो उनकी सॉफ्टनिंग पोजीशन है वो उसको करने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स सबसे बड़ी इसमें जो निगोशिएशन अब होगा उसमें इंडिया एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएशन पे जा रहा है। बिकॉज हम जो पोजीशन हमने अपनी पोजीशन क्लियर की, उस पोजीशन को मिस्टर ट्रम्प ने फॉर व्हाटएवर रीजन उसको एक्सेप्ट करके अब निगोशिएशन आगे बढ़ने की बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये निगोशिएट करेंगे, और जो भी निगोशिएशन होगा वो कंट्री के हित में होगा। और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, बिकॉज हम लोग ये चाहते थे कि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हमारा 20% एक्सपोर्ट अमेरिका को है। तो अगर हम इस इशू को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चलता रहेगा, और यूएस ग्रोइंग मार्केट है, और हम उस एक्सपोर्ट्स को और इनकैश करा सकते हैं।
तो इसमें एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अब स्ट्रेंथ पे हैं, अब यहाँ से अपने नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएंगे और एक सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो मामला अपील स्वीकार कर लिया गया है, अगले महीने उस पर फैसला भी आना है, तो इस पर मैं बातचीत करूँगा। लेकिन एक बात जो है वो काफ़ी गौर करने लायक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली बार जब 4 दिन पहले का बयान आया था, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री हैं। जब अभी बयान आया तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मैं बात करूंगा। लेकिन दोनों ही सूरत में जो प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई वो बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया थी, जो वीना सिकरी मैम कह भी रही थी कि बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से सारे बयानों को रिएक्ट किया गया। यहाँ पे ना तो बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त हैं, ऐसे जैसे व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया, जज्बाती भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया भारत की तरफ से। ये क्या दर्शाता है ए के भट्टाचार्य साहब? देखिए, जो अभी तक जो हुआ है, अगर आप देखते हैं कि जनवरी फरवरी से जो चीज़ हो रही है इंडिया और अमेरिका के साथ, उसमें 2 चीज़ तो साफ नज़र आ रही है। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि जो ट्रंप साहब का जो रेपुटेशन जो था, वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट के रेपुटेशन था, उस रेपुटेशन से वो खरे उतरे हैं, वो ट्रांजैक्शनल दिख रहे हैं। और दूसरी जो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी वो था कि वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, तो उनके ऊपर कोई आज वो ये बोल रहे हैं, कल वो बोल रहे हैं, तो दोनों चीज मैं समझता हूं कि ये ट्रांजैक्शनल नेचर उनका और उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो है, दोनों को मिला के हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से, और हमारी भारत सरकार ने जो रिस्पॉन्स दिया है, मैं समझता हूं उसी का असेसमेंट है कि वो सतर्क हैं। भारत सरकार ने सतर्क होकर ये एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दोनों बार भी, आपने ख्याल किया होगा कि दोनों बार का जो ट्रंप साहब का जो एक कंसिलिएटरी एक मैसेज आया है कि हम दोस्त हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों बार ही इमीडिएटली उनका ट्रुथ सोशल में आया, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हमारा एक स्टेटमेंट चला गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो रणनीति जो है अभी तक की है, वो कुछ काम दे रही है और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि अगर हम हमारे साथ जापान के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ, और इवन अगर हम अपने जो फॉरेन मिनिस्टर को हम ब्रिक्स के जो एक टीम उसमें भेजते हैं, उसका एक रिएक्शन मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रंप साहब देख रहे हैं कि ये भारत को इतनी जल्दी मेरे फ्रेंडशिप के नाते से बाहर नहीं जाना देना। तो हालांकि कोई बड़ी परिवर्तन नहीं है, मैं समझता हूँ। पीटर नवारो साहब अभी भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्कॉट बेसेंट साहब अभी भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी बहुत परिवर्तन हुई है। उन्होंने भारत की जो रणनीति है उसका रिस्पॉन्स से उन्होंने ये एक ओवरचर दिया है, पॉजिटिव ओवरचर है, और हमने भी इसका पॉजिटिव ओवरचर दिया है। और इससे लगता है कि शायद नेगोशिएशंस के बाद कुछ नतीजा निकलेंगे, पर वो नतीजा कैसा होगा, किस तरह आएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी भी हमें सतर्क रहना है, और ये ट्रंप साहब का एक तरीका है बोलने का, करने का। तो अनरिलायबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों चीज हैं, दोनों से हमें सतर्क रहना चाहिए। थॉमस मैथ्यू साहब, अनरिलायबिलिटी भी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, और साथ में पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट के जो बयान आ रहे हैं ट्रंप के नरम पड़ने के बाद भी, ये सब क्या दर्शाता है? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी आपने देखा ही कि किस तरह से मेजर रिस्पॉन्स भारत की तरफ से जा रहा है। भारत अभी भी सतर्क है और सतर्क रहना चाहिए। Like Lakshman, like Sikri Madam said, our response has been cool, calm, and collected. I think that's the way we need to respond. We should not overreact. At the same time, we should not read too much into Trump's statements, because there's something very interesting that New York Times wrote about him in 2018. They say his ideas are half-baked and ill-informed. This is what you need to understand. This is the basic understanding of the president's mental capability. So this kind of unpredictability will be there. And we also need to know one important factor. We believe that India is very important for the United States. Please, my personal analysis is that
India has never been important for the United States. As you know, I had said in many fora, except for George W. Bush and Jimmy Carter to a certain extent, no other American president has been really careful about nurturing India-US relations. Even Barack Obama, for that matter, in 2005, he said that our prime minister, what I believe the prime minister, but I need to verify what he's saying. Similarly, if you look at Bill Clinton, if you go back in the history of the relationship, after the Pokhran test, Bill Clinton had meetings with the Chinese president and placed India and Pakistan on the same plane. So while understanding that India is the largest, please understand, Lakshman, let's just go back into India-US relations. Our honorable Prime Minister had said that India and US are natural partners. Please understand, our former Prime Minister Vajpayee Saab, who was mainly responsible for nurturing India-US relationship, spoke in the US Congress in 2000 that India and US are not only natural partners, but natural allies. Please understand this. Did that make any difference? Actually, it does not. See, to me, a nation is important for the US if, number one, it is important for the trade from the America's point of view. Or number two, it is strategic importance in terms of defense capabilities would contribute to America's defense preparedness around the world. I think until India reaches that position. Now, look at India's trade with the US. It's only 2.4% of the total American trade. You should understand one thing. China's trade, that is the US trade deficit with China is about $295 billion. India's trade deficit with US is only about 15% of the trade deficit US has with China. And why has Trump decided to single out India and make a bad example? That is because the lack of importance of India for Washington. And that comes from lack of heft, according to me. This is what I personally... Otherwise... थॉमस मैथ्यू साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया यूएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को लेकर के एग्रेसिव हुआ. तो दोनों थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. अगर इंडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो हाँ प्लीज. See, for Trump, please understand, India is not, it is not Trump administration. Right from the beginning onwards, they have always hyphenated India and Pakistan. Even now, can you imagine Pakistan's Field Marshal Army Chief being hosted for lunch by an American president? It is unheard of. So if India was important in the American strategic calculus, according to me, the situation would have been different. I don't believe that it is because of India's aggressive stance that the US has changed. I think it is India's, like Sikri Madam said, India's nuanced approach. I think that's what change. ठीक. वीना सिकरी मैम, आप कैसे देख रहे हैं इनका? थॉमस मैथ्यू साहब का व्यूज़ आपने सुना कि ये हम लोग भले ही माने यूएस को बड़ा अपना पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन इंडिया जो है यूएस के लिए बहुत बड़ा पार्टनर नहीं है और यूएस उस तरीके से देखता है कि उनके शर्तों पे अगर हम खड़ा उतरते हैं तो ठीक है. नहीं, देखिए एक बात ये है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. हम बिलीव करते हैं मल्टी अलाइनमेंट में, इसलिए हमारे पास ये शक्ति है कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का रिस्पांस हम दे रहे हैं वो बड़ा ही केयरफुल है, रिस्ट्रेन है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रिलेशनशिप अन्य देशों के साथ है उस पर हम जोर दे सकते हैं. और आपने देखा कि तुरंत जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले कहा था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी SCO समिट के लिए गए थे और उधर उनकी डिस्कशन हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ.
और उन्होंने आपने देखा होगा, सारे ने विजुअल्स देखे कि कैसे कैसे है, तो उनको पता चल गया कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। और हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की, उसमें यही लिखा है कि हम अमेरिका के साथ भी दोस्ती चाहते हैं। ये हम, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट पे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका को ठुकरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हम उनके साथ भी बनाना चाहते हैं, अन्य देश के साथ भी बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि हमने हाल में ही यूके के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट किया है और साइन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम टारगेट है कि अगले 5-6 सालों में ये बायलैटरल ट्रेड यूके के साथ डबल हो जाएगी। तो जो भी शॉर्टफॉल अमेरिका के साथ हो, जो हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको अमेरिकन के मार्केट में दिक्कत लग रही हो टैरिफ के बाद, तो वो यूके का मार्केट देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स तो वही है ना, जो अब एक यूके में एग्जाम्पल आपके पास चाइना भी है। चाइना भी इसका एक एग्जाम्पल है। चाइना को लगा कि हमें यूएस में ट्रेड में दिक्कतें हैं, और उसने पूरे अपने ट्रेड को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। काफी हद तक साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया, बाकी जगहों पर शिफ्ट किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा कि जो भी आपके प्रोडक्ट अमेरिका नहीं आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा हम तैयार हैं। और दूसरी बात, हम ईयू के साथ एफटीए अब नेगोशिएट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं काफी एडवांस स्टेजेस में है। ऐसे करीब 8 से 10 कंट्री है जिनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नेगोशिएट कर रहे हैं, अलग अलग नामों से। तो एक हमारा एक मार्केट दिख रहा है। मतलब अभिजीत दास साहब, क्या यूएस को समझ में आ रहा है कि अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर को खो रहे हैं, तो उनके पास दूसरे ऑप्शन हैं? जैसा कि वीना सिकरी मैम कह भी रही थी कि एक एससीओ समिट का इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है, बाकी देशों में हम लोग जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेड को, इसके इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है ट्रम्प के इस रणनीति में बदलाव को। लक्ष्मण, ये निगोशिएटिंग थियरी में एक बहुत सिंपल एक प्रिंसिपल है। निगोशिएशन में वो ज्यादा सशक्त होता है जिसके पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो इंडिया ने ये दिखला दिया एससीओ समिट के थ्रू कि हमारे पास पॉलिटिकल एलाइज की कमी नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स हैं। और जो हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, वह भी ये शो कर रहा है कि हमारे पास अमेरिका के अलावा और ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ओवरनाइट अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स की तलाश है। अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी और सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना अलग राग आलापना शुरू किया है। अब यह देखना जरूरी होगा कि आगे की वार्ता कैसे चलती है। उसमें जो समस्या है, आज से यदि आप 1.5 महीना पहले देखें, तो हमारा उद्देश्य क्या था नेगोशिएशन में अमेरिका के साथ, कि जो 25% टैरिफ है उसको कम करें। आज के तारीख में क्या उद्देश्य है कि वो 25% टैरिफ को भी कम करें और जो रशियन पेनल्टी लगा है उसको भी कम करें। तो अब हमारे लिए तो टास्क और अपहिल होता जा रहा है ना। नहीं तो इसमें अभिजीत दास साहब क्या ऐसा हम ना सोचें, या फिर ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि ट्रेड नेगोशिएशन करने से पहले, या फिर उसको वाकई ठोस तरीके से शुरू करने से पहले, ये जो 25% एडिशनल टैरिफ रशिया के नाम पे लगाया गया था, उसको एक बार यूएस अगर विड्रॉ कर लेता है, तो फिर लगता है कि नहीं, वाकई एक पॉजिटिव संकेत है, अब वाकई सीरियस हमारे साथ डील करने के लिए। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, पिछले 20-25 दिन से मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि ये जो रशियन पेनल्टी है, ये स्ट्रेटेजिक है फॉर निगोशिएशन में। इसका रशियन ऑयल से लेना देना बहुत कम है। और हमारा जो रिस्पॉन्स है, सब लोगों ने कहा कि बहुत कूल, कंपोज्ड, कैलकुलेटेड है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि ये 25% पेनल्टी टैरिफ यदि 1 महीना और चला, तब मुझे लगता है फिर वक्त आ जाएगा कि जब हमें अपने देश के हित में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और जब मैं कहता हूं कि देश के हित में कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें फिर हमें शायद कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ की भी बात करनी चाहिए। भले हम लगाएं न लगाएं, लेकिन ये थ्रेट होल्ड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका गुडविल नहीं समझता है निगोशिएशंस में। अमेरिका निगोशिएशंस में लाठी की बात समझता है, जो चाइना कर रहा है। तो ये जो हमारा रिस्ट्रेंट रहा है निगोशिएशन में अब तक, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस रिस्ट्रेंट को आगे 1 महीने में यदि ये रशियन पेनल्टी खत्म नहीं किया अमेरिका ने, तब हमें इस रिस्ट्रेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। और हालांकि चाइना की तरह लाठी हम तो दिखा नहीं सकते वैसे।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास अवश्य विकल्प हैं। चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स का थ्रेट है। हमारे पास जो बड़ा बाजार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई तरीके हो सकते हैं यह संदेश देने का यूएस को कि यदि आप ये 25% पेनल्टी टैरिफ नहीं हटाएंगे तब हम भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम भी कुछ कर सकते हैं। ये मैसेज जाना जरूरी होगा। यदि हालांकि इस समस्या हालांकि इसके का कई सारे अगले एक ऑप्शन महीने में निदान नहीं होगा। हाँ, हालांकि इसके कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये भी लोग कह रहे हैं कि WTO में जाके हम इसको, जैसे कई प्रोडक्ट में अपील किए हैं, यहाँ भी अपील करें तो एक मैसेजिंग कम से कम जाएगी। फिर कई लोगों के सलाह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो US के बिजनेसमैन जो अपील किए हुए उनमें हम सपोर्ट करें वहाँ जा कर के, तो वो भी एक पोस्चरिंग होगी। इस पर भी बातचीत करूँगा, लेकिन एक बात जो वीना सिकरी मैम ने कहा और आपसे ही बातचीत हुई अजय शाह साहब आपसे, कि भारत ये दिखाता है कि हमारे पास और भी ऑप्शन है। कई सारे कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, कईयों के साथ हो चुका है। तो ये मार्केट को US से डाइवर्ट करके या डाइवर्सिफाई कर पाना कितना मुमकिन दिखता है आपको, या फिर US के सब्स्टिट्यूट के तौर पे बाकी मार्केट में कितना पोटेंशियल है? देखिए, आई थिंक एक जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट जो हुआ है या पॉजिटिव साइन ऑफ ये टैरिफ वॉर का है, वो अब इंडस्ट्री is likely to be forced to diversify. अभी तक वो कंफर्ट उनके पास यूएस मार्केट का था, वो नहीं डाइवर्सिफाई करते थे। वी हैव सेक्टर जहां पे कि ओवर एक्सपोज है। इंडिया का 60% हैंड टेक्सटाइल होममेड प्रोडक्ट जो हैं वो यूएस को जाते हैं। आप देखिए रफली 60% कारपेट यूएस को जाता है, 45% फार्मा यूएस को जाता है। तो अगर आप ओवर एक्सपोज एक मार्केट में है तो आप वो रिस्क लेते हैं। शायद इस टैरिफ वॉर से इंडियन इंडस्ट्री ने वो सबक लिया है कि हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई करने में गवर्नमेंट जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उस तरह एनकरेज कर रही है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि डाइवर्सिफाई करने में हमें एसएमईज को भी देखना होगा। एसएमईज जो यूएस की मार्केट से हिट है, हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इतना इन्वेस्ट करेंगे न्यू मार्केट में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ एनकरेज करना होगा, कुछ मार्केटिंग सपोर्ट देना होगा जो एनकरेज हो न्यू मार्केट में जाने के लिए। हम लोग का एक आइडिया है कि रफली अगर आप सप्लाई चेन में जाते हैं और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो रफली 1.5 साल से 2 साल इस प्रोसेस में लगता है। ऑफ कोर्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ग्लोबल कंपनी, उनका सोशल कंप्लायंस नॉर्म्स रहता है। तो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज न्यू मार्केट ओपन हो रही है, फ्री ट्रेड से मार्केट हो रही है, इंडियन एक्सपोर्टर भी मार्केट के लिए प्रयास कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट भी होगा। जो चैलेंजेस हैं वो शायद शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं। शॉर्ट टर्म में 6 महीने की अगर ये चलता है ट्रेड वॉर का ये चीज, तो वो हिट करेगा कुछ सेक्टर्स को। ये भी नहीं है कि सब सेक्टर्स, अगर आप देखिए आज की डेट में रफली 50% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो या तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है, सेक्शन 232 में, जहां पे हम इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। डायमंड भी उसमें जुड़ गया है, तो जो कि डायमंड के हम $5.7 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सेगमेंट में हमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। जिन सेगमेंट में हम इम्पैक्टेड हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है और वो हाईली जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं। तो वो हमारा कंसर्न है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा, जिसने इंडस्ट्री को फोर्स किया है डाइवर्सिफाई करने के लिए, और ये एक पॉजिटिव आउटकम है टैरिफ वॉर का। बट शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस को हमें जरूर देखना होगा। शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस हैं, इसे देखना होगा। और आपने सही कहा कि एक तरह से आपदा में अवसर टाइप से जिसे हमें इनकैश करना चाहिए। एक चीज़ जो पिछले दिनों बात आई थी ट्रम्प के इन 2 बयानों जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे पहले, कि एक रशिया को लेकर के एक फिर से सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात की जा रही थी। तो भट्टाचार्य साहब, ये माना जाए कि अब ट्रम्प के इन बयानों के बाद ये सेकेंडरी टैरिफ का जो खतरा था वो टल गया है? वो खतरा शायद टल गया है। शायद वो खतरा इस वक्त जो मूड जो प्रिवेल कर रहा है उसमें शायद टल गया है। पर मैंने पहले कहा कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या बोलते हैं कुछ मालूम नहीं है, तो हमें सतर्क रहना है। पर आपने जो और 2-3 इश्यूज जो रेज किए हैं, एक तो है कि हमारे पास कोई लिवर है कि नहीं। हमने ये दिखा दिया है कि हमारे पास एक तो लिवर जो है, जैसे एससीओ के साथ करना, सिंगापुर के साथ बात करना, जापान में जाकर उनसे इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना, इवन रशिया के साथ जो उनका इकोनॉमिक एक ग्रुप है उसके साथ
नेगोशिएशन चालू करना, ये सब सारी चीज हमारे लेवर्स हैं। और दूसरा लेवर जो है जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की, दूसरा लेवर ये है कि हमारी डिजिटल बैकबोन, जो हमारी जो डिजिटल मार्केट जो है और डिजिटल डेटा जो है वो बहुत बड़ी एक हमारी शक्ति है। और मैं समझता हूं कि इस शक्ति को हम छोटे करके ना देखें। ये एक इतना बड़ा लीवर है जिसको अगर हम अमेरिकन कंपनियों को अगर डिनाई कर देते हैं तो वो उनकी जो सारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो धस्त नस्त हो जाएगी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास कोई लेवर नहीं है। और अंतिम में जो मैं बात बोलूंगा ये कि जो इस वक्त जो बातचीत हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी मार्केट की ओर नहीं देखना है, या अगर हमारी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट जो की बात चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और उसके साथ साथ CPTPP में किस तरह से हम जा सकें, क्योंकि इस वक्त CPTPP हमें शायद न्योता भी दे रहा है, हमें जाना चाहिए। जिस तरह से हम आगे ये जो प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट के साथ अगर हम जुड़ सकते हैं तो इससे ट्रम्प साहब शायद मेरे ख्याल से और भी थोड़ा नर्वस हो जाएंगे और वो इतने और भी प्रेम वार्ता और भी बहुत फ्रीक्वेंटली देंगे और हमारा जो मकसद जो है वो शायद सिद्ध हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे 2-3 इवेंट होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, जैसे इवन महासभा की बैठक होने वाली है, आसियान समिट होने वाला है, क्वाड समिट होने वाला है। तो इनमें से कई मौके ऐसे हैं जहाँ पे खासतौर से आसियान समिट में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप दोनों मौजूद रहेंगे। तो क्या इन सारे इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें देखना चाहिए, वहाँ से कुछ ठोस निकल कर आएगा क्या, और भारत के पास देने के लिए क्या है अगर ट्रेड को छोड़ दें तो? इन सारे मुद्दों में अभी आने वाले कुछ महीनों में 2-3 बड़े इवेंट होने वाले हैं जहां पे उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश आएंगे, अभी भी उम्मीद की जा रही है। तो इन इवेंट को कैसे देखा जाए? मिसाल के तौर पर इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में इवन महासभा की बैठक होनी है। हालांकि अब तय हो गया है कि विदेश मंत्री यहाँ पे जाएंगे। तो क्या एक अपॉर्चुनिटी है कि अब बदले रुख में, बदले माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जाएं एस जयशंकर की जगह? इससे बाद अगले महीने मलेशिया में आसियान समिट होनी है, तो वहाँ पे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इन इवेंट को कैसे देखा जाए? वीना सिकरी मैम, ये एक इवेंट होगा जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को साथ आता देख सकते हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जी, ये इवेंट्स हमेशा काफी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जो आपने UNGA की बात की उसमें तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि अब ऐलान हो गया है कि विदेश मंत्री जाएंगे और उनका नाम लिस्ट में आ गया है कि वो भारत की तरफ से भाषण देंगे वहां पे। तो इसलिए UNGA का तो नहीं है, लेकिन आसियान समिट में जरूर है। और अगर क्वाड की प्लानिंग हुई, क्वाड की मीटिंग की प्लानिंग तो भारत में हो ही रही है, क्योंकि इस साल भारत बारी है कि वो क्वाड का समिट भारत में करें, और नवंबर का महीना तकरीबन तय हो चुका था। लेकिन पहली बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना बयान दिया, उल्टा सीधा जैसे हम समझते हैं, बिल्कुल गलत बयान दिया, तब उस वक्त ये भी कहा जाता था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के एजेंडा में क्वाड समिट के विजिट का जो प्लानिंग थी वो अब नहीं हो रही है। तब ऐसे कहा जाता था और शायद वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। लेकिन ये मीटिंग हो ना हो, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच शायद टेलीफोन पे बातचीत होगी, क्योंकि इसका ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात जो है, मैं जो बहुत जरूरी है, जो हम कर ही रहे हैं, कि भारत की खुद की इंटरनल तैयारी हम कर रहे हैं कि हम ये जो चैलेंज है टैरिफ्स का और हमारे एक्सपोर्ट मदद करने की बात, वो हम इंटरनली भी इसको सुलझा रहे हैं। एक तो GST के रिफॉर्म्स हो गए हैं और उसमें लगता है कि परचेजिंग पावर बहुत बढ़ेगी और उसमें लगता है कि कंज्यूमर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी, और इससे जो हमने देखा ही है साल पहले क्वार्टर में 7.8% रेट ऑफ ग्रोथ हुई है। इससे ये तो बहुत बड़ी बात है और सब देश देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं भारत में, वो किसी तरीके से भारत के स्टॉक मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, और जैसे कोई बात अच्छी आती है और मार्केट ऊपर जाती है तो वो अपना सेलिंग शुरू कर देते हैं और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। तो ये एक चैलेंज हमें मिलना है। लेकिन ये भी है कि
हमारा जो EU के साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ भी जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका कितना मार्केट हम वहां पे टेक अप कर सकते हैं। और हमारे ये भी कहना है, जरूर जब हमारी प्रधानमंत्री की बातचीत प्रेसिडेंट ट्रम्प से होगी तो ये भी हम उनको कहेंगे कि देखिए, टैरिफ्स और ट्रेड इम्बैलेंस की एक बात रही, और दूसरी बात जो है कई अन्य चीजों में अमेरिका का बहुत सरप्लस है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सरप्लस है, हमारे स्टूडेंट्स जो वहां जाते हैं उनकी जो खर्चा होता है उसमें बहुत सरप्लस है। तो एक्चुअली सिर्फ ट्रेड इन गुड्स उसको नहीं देखा जाना चाहिए, और जो वाइडर बास्केट ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये वाइडर बास्केट को देखना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें हमें तैयार करनी चाहिए जो हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहनी है। दूसरी बात जो हम जरूर उनके कहेंगे कि ये पेनल्टी टैरिफ को आप जरूर हटाइए, क्योंकि ये अनफेयर है, ये अनरिजनेबल है, ये अनजस्टिफाइड किसी और देश में नहीं लगा है। हालांकि वीना सिकरी मैम, अगर मैं होता तो मैं तो सबसे पहले ये कहता कि ठीक है ये सारी बातें एक जगह रही, लेकिन ये जो दिन रात बेतुके बयान आप दे रहे होते हैं, आपके जो सहयोगी दे रहे होते हैं, उनको बोलिए कि शांत होकर डिप्लोमेटिक तरीके से जो तौर तरीका रहा उसके तहत बयानबाजी करिए। इस तरह के बयान से संबंध बिना मतलब के खराब होते हैं। थॉमस मैथ्यू साहब, ट्रम्प साहब ने खुद नहीं, ये नेगोशिएशन गलत है, बिल्कुल हमें ऐसे बयान को इग्नोर करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं। No, Lakshman ji, maaf karna, I may not agree with some of the observations made. I'll tell you why. We actually do not have many levers to pull. I'll give you one. It is easy to say diversify your exports. If diversification of the export was easy, why didn't you do it till now? Number one. Number two, please understand the so-called powerful BRICS. All the BRICS countries together is only about 22% of India's export market. Okay. And you need to understand one thing, I think we need to understand one thing very clearly. If you lose an established market, it's very difficult to get it back. I'll give you two instances regarding this. If you remember in 2018, we had problem with basmati rice in EU because of the pesticides. Immediately, Pakistan replaced us, and we still have not clawed back completely. Second example, in 2018, if you remember, China imposed tariff on American soybeans, and immediately Argentina and Brazil took over. Despite the सहाय जी को दिखाते रहिए, उनसे जवाब लेंगे इस पे। हाँ, प्लीज कंटिन्यू थॉमस साहब। So in 2020 again, the Americans and Chinese had an agreement. Despite that, you have not been able to claw back. So what I mean to say is that you lose an established market, it's extremely difficult to get it back. Number three, please let's accept reality. Countries like Japan have compromised. Countries like UK have compromised, the closest Anglo-Saxon country. Even very recently, Canada has. I'm not trying to say that we should go on our knees, never. The approach is good, but we need to understand that the trade with the US is extraordinarily important for us. There was a statement that it is not going to affect our economy. According to me, it is in the short term going to create unemployment of about 200,000 people. And it's estimated that over a medium term to a long term, you're going to look at unemployment of about 2 million people. Can we afford it? Another point we need to understand, no large bloc or large country or large economy can do without trade with the US. Look at EU. Look at China, look at Mexico. So what I believe is that we should continue talking. Do not bend, but understand that we need to find a compromise, because we not only require US as a trading partner, we require, please understand, US as a technology source to fast track our economic transformation. This is very important. बिल्कुल। आपने दरअसल थॉमस मैथ्यू साहब, हमारे तीन जो बाकी के मेहमान हैं,
कई सारे लीवर हमारे पास है, ये भट्टाचार्य साहब ने कहा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात अजय सहाय साहब ने कहा, और भारत का अपना घरेलू मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, वीना सिकरी मैम ने कहा। तीनों का आपने काउंटर दिया है, तो मैं बगैर कोई सवाल पूछे हुए इन तीनों से उस काउंटर का जवाब चाहूँगा। शुरुआत मैं अजय सहाय साहब आपसे करूँगा। इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि अब तक हम क्यों नहीं डाइवर्सिफाई कर पाए मार्केट, अब तक हमारा ग्लोबल ट्रेड सिर्फ 2% है, अब अचानक से ट्रंप ने कुछ कर दिया तो हम कैसे कर लेंगे, बाजार में घुस जाएंगे, और एक बाजार छूट गया तो उसको पाना बड़ा मुश्किल है। यूरोप के बासमती राइस का एग्जांपल दिया। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि बाजार छूट गया उसको पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। इस टेम्पररी प्रॉब्लम को हमें मैनेज करना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर और हमारा मार्केट बना रहे। लेकिन जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई, आज तक क्यों नहीं की गई है? हम इंडियंस एक क्राइसिस मैनेजर्स हैं। जब कोई क्राइसिस होती है तो हमारा बेस्ट इनिशिएटिव उस क्राइसिस में आता है। अब प्रॉब्ली इंडस्ट्री के लिए वो क्राइसिस हो गया है। जब आपका एक कंफर्टेबल कुशनिंग मार्केट अवेलेबल है, जहां पे आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, और ऑन योर ओन आप दूसरी मार्केट में नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपके पास ये हो गया, वो मार्केट आपके लिए क्लोज हो रहा है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, तब आप उसमें जा रहे हैं। तो मैं एग्री करता हूं, इंडस्ट्री वॉलंटरली नहीं गई है, इंडस्ट्री इज नाउ फोर्स्ड टू गो एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग। तो बिल्कुल ठीक है, बट आई ऑल्सो एग्री विथ हिम कि वी हैव टू कीप आवर प्रायोरिटी टू कीप आवर कस्टमर एंड मार्केट इंटैक्ट, बिकॉज इफ वी लूज द कस्टमर और मार्केट tomorrow, even if we have the BTA, it will not help us, because if the market has gone to some other country, getting it back will be a challenge. तो जरूर हमें मार्केट रिटेन करना चाहिए, लेकिन मैं इससे नहीं एग्री करता हूं कि पहले आपने क्यों नहीं डाइवर्सिफाई किया, अब आप क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हो। सिचुएशन बदल गई है, और शायद हम फोर्स्ड होने के कारण वॉलंटरी शायद अभी भी इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई नहीं करती, बट इस डिस्परेट सिचुएशन में अब इंडस्ट्री को वो लेसन मिल गया है जिससे वो डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस देंगे। थॉमस मैथ्यू साहब कोई जवाब देना चाहेंगे इन ब्रीफ? Jana, I am not trying to say that you should not diversify. My only question is, where will you diversify and sell your goods? I am saying the entire powerful BRICS group takes only 22% of yours. The entire EU trade with India is only around the same trade with the US. So where are you going to knock? My question is, where are you going to knock? Point is that if I have to look, जब आप अगर आज की डेट में आप बात कर रहे हैं कि SCO मीटिंग हुई, चाइना से हमारे रिश्ते बंद हो रहे हैं, हम चाइना में मार्केट एक्सेस जो हमारा नहीं मिल रहा, चाहे IT का हो, चाहे फार्मा का हो, चाहे फूड प्रोडक्ट का हो, हमें वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज इंडस्ट्री भी वो डिमांड करेगी। मैं जो शॉर्ट पॉइंट इंडस्ट्री फोर्स होने के लिए वो गवर्नमेंट में प्रेशर डालेगी कि पहले पास में हमारे पास इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं थे जो एग्रीमेंट अब मिले हैं, तो उसमें मार्केट में हमें एडवांटेज भी मिल रहा है। जब भी मार्केट में हमें एनकरेज दो तरह है, या हम फोर्स्ड होके जाएं या हमें एनकरेज किया जाए जाना। तो आज की डेट में हम फोर्स्ड होके जाना चाहते हैं, शायद ये भी FTA के साथ हम एनकरेज होके भी जा रहे हैं, और अगर कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट है उसको पेनिट्रेट करने के लिए वो अच्छा हो गया और अच्छा। AK भट्टाचार्य साहब, आपने लक्ष्मण साहब, एक सिंपल पॉइंट, we cannot trust China or Chinese market, number one. Number two, please understand, with US we have a surplus. Please understand that. This, with China, we have a huge trade deficit. Of all the large trading partners, it is only with the US that we have such a large trading surplus. So let us not kill the golden egg laying goose. Please pat it. नहीं, वो तो उन्होंने, सहाय साहब ने इसको एग्री भी किया कि हम उस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल गया तो वापस पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक हमारे लिए सबक है, मार्केट डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं कि हम उस मार्केट को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, हम अपने आप को हेज कर रहे हैं, हम दूसरे मार्केट में भी रहेंगे। तो एक हमारे लिए एक सबक भी है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा तो और ज्यादा पेनिट्रेशन ईजी होगा। AK भट्टाचार्य साहब, which is the market? Can you just identify a market for me? इन्होंने बताया चाइना है। If you are getting the free trade early harvest in European Union, it can be one market. You have already got CETA in UK, which will be the other market when the agreement ratified. They are going for more other agreement also. Looking into the European Free Trade Association is a market, Eurasian economic. Point is that if you are getting a free trade agreement,
you are encouraging industry with some competitive advantage in the market. So probably those markets will be opened which were not hitherto opened for the industry. See, but with EU, we have a trade of about $138 billion today. And we have been doing the best we can. No, I'm not trying to say we should not. We should diversify all markets into all markets. But please understand, you cannot shift from the US market to EU. Please understand the way I look at it. शिफ्ट करने के बाद I think we are on the same page. I'm saying that retain the US market, take a lesson. Tomorrow, if US market goes into recession, what will you do? So it's a lesson we have to take. I'm not saying that you forget about the US market, look into the other market. Try to retain the market to the extent possible, but look into the other options also. हाँ, बिल्कुल यूएस प्लस मार्केट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ए.के. भट्टाचार्य साहब, आपने शुरू में कई सारे लीवर बताए थे जो हमारे पास हैं, जो नेगोशिएटिंग टूल के तौर पर यूएस के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने इनसे पहले सुना थॉमस मैथ्यू साहब का कहना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लीवर है नहीं। हाँ, सही बात है कि हमें घुटने के बल नहीं बैठना है, लेकिन बहुत इफेक्टिव लीवर नहीं है कि हम बिल्कुल तन के खड़े रहें और अपनी शर्तों पर सारी बात मनवा लें। तो एक तो इसका जवाब, दूसरा मैं समझना चाहता हूँ कि हम लोग यूएस इंडिया रिलेशन को सिर्फ एक ट्रेड डील के तौर पर क्यों देख रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशन के तौर पर क्यों देखें? हमारे पास तो एक बहुत बड़ा रिलेशन है, उस 360 डिग्री में एक छोटा सा हिस्सा होगा जो ट्रेड का मामला होगा। हमारे पास बाकी चीज़ें जहाँ पे हम लोग नेगोशिएट करके ट्रेड के बदले वहाँ पे हम लोग कुछ यूएस की ज़रूरत है, जो हमारी भी ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसकी संभावना कितनी रहती है? देखिए, जो लीवर की बात जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो लीवर बनाने से बनता है लीवर, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे वो लीवर नहीं होगा। जैसे कि हमारा जो इंटायर डेटा मार्केट जो है वो एक बड़ा लीवर बन सकता है, किस तरह से हम उसको लीवर को बनाएंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस वक्त अभी तक हमने उसको, हमारी जो भारत की जो इंटायर डेटा जो मार्केट जो है, डिजिटल बैकबोन जो है, उसको हमने लीवर नहीं बनाया अभी तक। दूसरी बात जो ये है, डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ डाइवर्सिफाई करने से नहीं आती है। डाइवर्सिफिकेशन तभी आती है जब हमारी डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज कंड्यूसिव हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर हमारी जो टैरिफ पॉलिसीज, अपनी टैरिफ पॉलिसीज अगर अनकॉम्पिटिटिव होती हैं तो हम डाइवर्सिफाई उतना नहीं कर सकते हम यूएस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस होगा, चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस होगा। मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, उसके टैरिफ से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, उसमें काफी डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज का बहुत बड़ा एक योगदान है इसमें। उसको अगर हम ठीक से नहीं देखेंगे तो हम इसी फंदे में फंस जाएंगे। मेरा मानना यही है। ठीक है, एक मिनट का समय बचा हुआ। बिना सिकरी मैम, मैं आपसे वही सवाल दोहराऊंगा कि हमारे पास इंडिया यूएस रिलेशन को बेहतर करने के लिए ट्रेड के अलावा और कौन कौन से चैप्टर हैं जो ज़्यादा कारगर साबित होंगे? नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मेरा ख्याल जैसे कि सारे बाकी चैप्टर्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत और यूएस की जो रिलेशनशिप है, अभी ही जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में है, वो जारी हैं, हो रहे हैं। और हमारी बायलैटरल तो क्या इसको हम लोग ट्रेड डील में काउंटर बार्गेन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? चलो यहाँ आपको ये छूट नहीं देंगे, वहाँ दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम इनको गिन सकते हैं कि हम अमेरिका से इतना कुछ खरीद रहे हैं, तो जरूर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग वैल्यू है, इसे जोड़नी चाहिए। और ये नहीं सिर्फ ट्रेड एंड गुड जो बिल्कुल नैरो तरीके से है उसको देखना चाहिए। तो ये हमारी बार्गेनिंग पॉइंट है। जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी जब उनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ये जरूर दोहराएंगे। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि हम इसलिए इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्राइसिस है, हमारे सिर पे क्राइसिस है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारे देशों पे टैरिफ्स लगा दिए हैं। अभी ये भी अभी तक पता नहीं है कि ये जो टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं, इसकी प्राइस सेंसिटिविटी अमेरिकन मार्केट में कितनी होगी। और जब इन गुड्स की कीमत मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में इन चीजों की कीमत बढ़ेगी, तो बायर्स जो हैं, रिटेल बायर्स, वो उनके लिए इनकी प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है और ये गुड्स वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अभी इसके बारे में हमारे पास इतना फीडबैक नहीं है और जरूर अगले हफ्तों में हमें पता चलेगा इसके बारे में। तो जरूर इसमें बहुत अनसर्टेनिटी,
but we have to prepare other markets. And I think UK का जो कंप्लीट हो गया है वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है. जापान ने भी कहा है कि वो भी तैयार है, लेकिन जापान की मार्केट इतनी उन चीज़ों के लिए इतनी बड़ी नहीं है. साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी वी हैव टू फाइंड डाइवर्सिफाइड मार्केट, बिकॉज हमें ये पता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान क्या है, कि आगे वो क्या करेंगे. अब वो कह रहे हैं, अब वो यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि आप भारत पे लेवी लगाइए. उन्होंने एक तरफ से बातचीत की, हालांकि एक मार्केट को आप छोड़ रही हैं, वो है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वदेशी का अभियान चलाया तो हमारा अपना मार्केट भी बहुत बड़ा है. इन सब चीज़ों पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो बहुत जल्द हम लोग ट्रेड डील होता हुआ दिखें, जो अनिश्चितता है वो यहाँ पे खत्म हो. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे निकालने के लिए. आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.